हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करें आप मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। हम बता दें आपको एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा। जितने भी शब्द होते हैं जो आप बोलचाल भाषा में अपने घर पर प्रयोग करते हैं या कहीं पर भी प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति में अगर कहें कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ता है तो इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। सेंटेंसों में कहें तो इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वह आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। जो कहीं भी किसी से बात करने में या घर पर कोई शब्द बोलने में, कोई सामान मंगाने में या कोई आज्ञा देने में, रिक्वेस्ट करने में अगर कहीं भी देखा जाए तो अगर प्रयोग किया जाता है तो इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से ही प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग आपका पहला पार्ट जो है इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जो आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार प्रयोग करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी या टेंस है, क्या है, कैसे अंतर है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपको इंपरेटिव सेंटेंस में कोई समस्या नहीं होगा। तो ये देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या कह रहा है। इसका परिभाषा कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट क्या कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो कहेंगे रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड, यहां जोड़ दीजिए कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, छूट गया था इतना, इंपरेटिव सेंटेंस कह दीजिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस कह देंगे। और क्या कह रहा है, एंड इंटरेटिव सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड होता है। अगर हम आपसे कहे कि आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस बताता है। तो कहेंगे बताता है, क्या बताता है, कमांड और ऑर्डर, यानी कमांड ऑर्डर यानी आदेश को बताता है। कमांड माने भी आदेश देना होता है और ऑर्डर माने भी आदेश देना होता है। मान लीजिए आप अपने घर पर रहते हैं, किसी बच्चों को बोलते हैं खाना लाओ, किताब लाओ, कलम लाओ, कुछ भी शब्द अगर किसी को आदेश देते कि दरवाजा बंद कर दो, खिड़कियों को बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, यानी जो डेली रूटीन भाषा में आप प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और उसमें उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्डर, यानी आदेश दे रहे हैं। अभी आप पढ़ के जाते हैं, चाहे कहीं से भी जाते हैं तो कहते पानी लाओ, खाना लाओ, अंग्रेजी पढ़ो, गणित मत पढ़ो, धूम्रपान मत करो, कक्षा में शोर मत करो, विद्यालय प्रतिदिन जाया करो, जो भी है अगर रहेगा इस प्रकार का सेंटेंस जो डेली आप प्रयोग करेंगे अपने परिवार में, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, तो उन सभी समस्याओं को हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। और इसमें आदेश देना होता है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना का मतलब यह है कि अगर किसी बात के लिए किसी से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो उस स्थिति में आप इंपरेटिव सेंटेंस में रहेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी से प्रार्थना करते, मान लीजिए आपके परिवार में कोई किसी को मार रहा है तो कहते कृपया उसे मत मारो, या कृपया मेरी मदद करो, या कृपया उसे छोड़ दो, कृपा करके उसे पढ़ने दो, चाहे जो भी रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो वह भी क्या कहलाएगा, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि जब ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। हम आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी में बताएंगे, तो इस बात को अंतर तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है एडवाइस होना चाहिए, इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस माने सलाह देना, सलाह करना। मान लीजिए मित्रों से कहेंगे, सलाह करेंगे कि धूम्रपान मत करो, सलाह ही तो है। या हम कह सकते हैं कि आओ हम पढ़े, आपस में मित्रों से कहते आओ हम पढ़े, सलाह कर, जबरदस्ती तो पढ़ेंगे नहीं। आओ हम घूमने चले, तो जब किसी बात का कोई सलाह किया जाता है तो एडवाइस कहेंगे, इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी जितना भी टेंशन या जो भी राज छिपा हुआ है इसकी परिभाषा में छिपा हुआ है। जो यह बात समझ में जिसको आ गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है इंटरेटिव सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यानी क्या करे, सब्जेक्ट जो यू रहता है वह छिपा रहता है। जैसे अगर हम कह दे कि मान ये कह दे कि, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो,
अगर हम कह दें आपसे अंग्रेजी पढ़ो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आप बताइए कि कैसे किसी को कहेंगे दरवाजा खोलो तो कोई नाम ले रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है ऐसा कह रहे कि तुम दरवाजा खोलो। अंग्रेजी पढ़ो किसको, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें तुम छिपा हुआ है, तुम अंग्रेजी पढ़ो। तो इस स्थिति में अगर हम कहेंगे तो ऐसा लग रहा है कि सर इसके आगे तुम छिपा हुआ है, तो वही कहेंगे, यानी उसमें सब्जेक्ट जो यू रहता है वो क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है। और एक बात और बता दूं, इंपरेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान अगर कुछ है तो यही है कि इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कहेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इतना भी रहने दे सकते हैं, अदर वर्ड भी लिख सकते हैं अगर कुछ आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अगर हम कहे आपसे कि अगर कोई भी सेंटेंस मिले, अगर कोई पूछ दे आपसे कि बताइए इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या किसी टेंस में, तो आप कैसे पहचानेंगे? आपके पास अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहली बात कि आपको उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो आप समझ लीजिएगा इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम कह दे आपसे, जैसे एग्जांपल अगर हम कह दे कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, या हम कह दे आपसे पत्र लिखो, पत्र लिखो, खाना खाओ, डेली रूटीन पर आप प्रयोग करते, डेली प्रयोग करते, खाना खाओ या पानी लाओ, पानी लाओ, इतनी बात कर से बहुत से शब्द है, खाना खाओ, अंग्रेजी पढ़ो, गणित पढ़ो, भूगोल पढ़ो, जो भी कहेंगे वो सब शब्द इसी के थ्रू आएगा। आप बताइए क्या इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है? सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो कहेंगे अंग्रेजी पढ़ो, तो कहेंगे रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ो, रीड इंग्लिश हो जाएगा। अगला कह रहा है पत्र लिखो, तो पत्र लिखो, तो आप बताइए कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, तो कहेंगे राइट लेटर, तो राइट लेटर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे खाना खाओ, तो खाना खाने की जब बात करेंगे तो कहेंगे ईट फूड, ईट फूड हो जाएगा। पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर यानी हम कह सकते हैं पानी लाओ। दरवाजा खोलो, इसको भी बना लीजिए, दरवाजा खोलो अगर कोई कहेगा तो इसका कहेंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये भी किस में आएगा, तो हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। यानी जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे किसी परिवार में, किसी दोस्तों से, मित्रों से, परिवार में, छोटे घर, जो भी रहेगा वो सब चीज क्या कहलाएगा, तो यही कहलाएगा। अंग्रेजी पढ़ो तो कहेंगे रीड इंग्लिश, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी होगा। ओपन द डोर भी हो गया, खिड़कियों को बंद कर दो, क्लोज दो विंडो, समझ रहे मेरी बात को? अगर कह दे लाइट बंद कर दो, या कह दे पंखा बंद कर दो, या कह दे कुछ भी हम कह सकते हैं जो आपको अगर दिखाई दे कि कैसे कोई बोल रहा है, उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर आपसे मान लीजिए आपके दिमाग में जरूर ये बात हो रहा होगा, सर मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि ऐसा कह सकता है कि अंग्रेजी मत पढ़ो, खाना मत खाओ, भूगोल मत पढ़ो, पत्र मत लिखो, उपन्यास मत लिखो, शोर मत करो, धूम्रपान मत करो। जब नहीं की बात आएगी तो याद रखिएगा कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए, ये उम्मीद कर रहे थे समझ रहे थे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लीजिए अगर कहते निगेटिव कैसे होगा, तो निगेटिव किस प्रकार होगा, आइए देखते हैं कि निगेटिव किस प्रकार होगा। अब हम आपको कह दे, मान लीजिए कोई कह दे कि निगेटिव में अगर कह दे कि पत्र मत लिखो, पत्र मत लिखो, या कोई कह दे भूगोल मत पढ़ो, भूगोल मत पढ़ो, सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो, इतना कहे। और भी कुछ कह सकते हैं कि गंदा पानी मत पियो, गंदा पानी मत पियो। आपकी नजर में जितने भी सेंटेंस आएंगे, या कह सकता है कोई धूम्रपान मत करो, धूम्रपान मत करो, ठीक। रात में मत सो, मत सो,
ठीक, और भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कह दें कि कानपुर मत जाओ, कानपुर मत जाओ, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो निगेटिव आया कि नहीं आया। जब निगेटिव की बात आएगी तो निगेटिव किस तरीके से बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं। अगर मत की बात आ जाएगी, निगेटिव की बात आ जाएगी, तो उस वक्त यह ध्यान दीजिएगा कि बस जो रहेगा मत तो लगाइएगा डू नॉट। तो बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इसके पहले लग जाएगा डोंट या डू नॉट, कहिए डू नॉट राइट ए लेटर, राइट लेटर, तो कहेंगे डू नॉट राइट लेटर यानी पत्र, मत लिखो। अब कहेंगे भूगोल मत पढ़ो, तो कहेंगे क्या, डू नॉट यानी डोंट, डू नॉट रीड जियोग्राफी, तो जियोग्राफी हो जाएगा। अगला अगर हम कहे सड़क पर मत दौड़ो, तो डू नॉट कर दीजिए। इसको बहुत लोग डोंट भी पढ़ते, तो आप घबराइएगा मत, डोंट भी इसी को कहते हैं। तो कहेंगे डू नॉट रन ऑन द रोड, इतना हो जाएगा। अब अगर कहे हम गंदा पानी मत पियो, तो कहेंगे डू नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, डर्टी वाटर हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम कहे तो निगेटिव भी हो जाएगा, तो सिर्फ डू नॉट लगा करके बनता, आप घबराइएगा मत। अगला कह रहा है धूम्रपान मत करो, तो धूम्रपान मत करो, तो अगर कहे तो डू नॉट स्मोक कह सकते हैं, डू नॉट स्मोक हो जाएगा। अगर इसमें कहे कि रात में मत सो, तो हम कहेंगे क्या, तो कहेंगे डू नॉट स्लीप इन द नाइट। उम्मीद कर रहे बात, यह बात आपको समझ में आ रही है। कानपुर मत जाओ, डोंट गो टू कानपुर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव रहेगा तो आप डू नॉट लगा करके बनाइएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। उम्मीद कर रहे यह बात आपको समझ में आ रही होगी। इतना हो गया ऑर्डर देना। अब रिक्वेस्ट की बात करेंगे, तो इसमें दो मीनिंग आता है। तो हम पहला कहेंगे प्लीज, तो प्लीज का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कृपया। और दूसरा जो होता है वो कहेंगे काइंडली, तो काइंडली का मतलब होता है कृपा करके। इस स्थिति में आप बताइए, अगर कोई कहेगा कृपया मेरी मदद कीजिए, आप बताइए रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कृपया उसे मत मारो अगर कह रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो कहेंगे कृपया मेरी मदद करो, ठीक, कृपया उसे छोड़ दो, या कृपया उसे पढ़ने दो, ठीक। या कह सकते हैं और भी कह दीजिए जिसमें कृपया लगा हो, या कृपा करके उसे जान से मत मारो, जान से मत मारो। तो जब ऐसी बात आ जाएगी तब आप बताइए बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे। तो कृपया अगर रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्ट आया कि नहीं। अगर कहेंगे कृपया मेरी मदद करो, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे प्लीज, और उसके बाद से क्या कहेंगे हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अगला कर कृपया उसे पढ़ने दो, प्लीज लेट हिम रीड। अभी आपको यह बात लेट वाली बात नहीं समझे, अभी हम एक मीनिंग और बताएंगे जिसके बाद यह बात आपको समझ में आने लगेगा। कृपया करके उसे जान से मत मारो, तो काइंडली का मतलब कहेंगे कृपा करके, डू नॉट काइंडली डू नॉट बीट हिम, यानी उसे मत मारो, कृपा करके उसे मत मारो। इस स्थिति में अगर कहीं रिक्वेस्ट आएगा तो भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा, उससे घबराइएगा मत। तो आइए देखते हैं अगला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। एक मीनिंग और होता है, जैसे अगर हम कहें लेट मने भी देना होता है, ठीक, और गिव मने भी क्या होता है,
तो कहेंगे गिव माने भी क्या होता है, देना होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, ये आदेश देना होता है, इसका मतलब होता है आदेश देना, और लेकिन इस गिव का देने का मतलब किसी वस्तु को देना, तो हम कहेंगे किसी वस्तु को देना। इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपको दोनों में अंतर दिखेगा, तब कोई समस्या नहीं होगा। लेट माने देना होता आदेश देने का मतलब, जैसे उसे पढ़ने दो, तो पढ़ने दे रहा है तो आदेश मांग रहा है ना, वो आदेश दे रहा है ना कि दो, पढ़ने दो, कोई वस्तु तो ले नहीं रहा है, तो उस स्थिति में क्या लगाइएगा, लेट लगाइएगा। उसे उपन्यास लिखने दो, तो उस स्थिति में उपन्यास लिख रहा है तो कोई वस्तु को देने की बात तो कर नहीं रहा है, तो उस स्थिति में लेट लगाइएगा। अगर कोई कह दे कि मुझे किताब दो, तो किताब तो एक वस्तु हुआ ना, तब देने के लिए प्रयोग कीजिएगा किसका, तो गिव का प्रयोग कीजिएगा। अगर एग्जाम्पल हम कहें आपसे, तो कहेंगे हम कि उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, देने की बात आई, मुझे सोने दो, ठीक। या कह दे उसे पत्र लिखने दो। अब इसमें आप बताइएगा, उसे पढ़ने दो अगर हम कहें तो क्या कोई वस्तु दे रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे, लेट, तो लेट हो जाएगा, हिम कहेंगे, और उसके बाद से क्या कहेंगे, रीड, यानी लेट हिम रीड। इस स्थिति में बताइएगा लेट हिम रीड है, तो हम कह सकते हैं लेट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ कोई वस्तु नहीं दी जा रही है, इसलिए देने का मीनिंग हम क्या लिखे हैं, लेट लिखे हैं। अगर हम आपसे कहें मुझे सोने दो, तो फिर देने की बात आई, तो क्या कोई वस्तु दे रहा है क्या, तो नहीं, तो कहेंगे लेट मी स्लीप, यानी मुझे सोने दो। अगला कह रहा है उसे पत्र लिखने दो, फिर देने की बात है लेकिन कोई वस्तु नहीं दे रहा है, तो कहेंगे लेट हिम राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, या राइट लेटर कह दीजिए। तो इस स्थिति में आप लगाइएगा। अगर हम कह दे, मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल और दे देते हैं कि किसी वस्तु को देना, जैसे मुझे एक कलम दो, तब कलम कोई वस्तु हुआ ना, तो उस स्थिति में आपको देने का मीनिंग तब क्या लिखना पड़ेगा, गिव लिखना पड़ेगा। उसे एक कार दो, मुझे एक किताब दो। ये सब वस्तु जब मीनिंग में आएगा, यानी वस्तु आएगा, तो उस स्थिति में देने का मीनिंग तब गिव लिखेगा। जैसे मुझे एक कलम दो, तो गिव मी ए पेन, तो इस स्थिति में देने का मीनिंग क्या लगाइए, गिव लगाइए। क्यों, क्योंकि एक वस्तु है, जब वस्तु रहेगा तो देने का मीनिंग आप क्या लगाइएगा, गिव लगाइएगा। उसे एक कार दो, तो कहेंगे गिव हिम ए कार। अगला करा मुझे एक किताब दो, तो गिव मी ए बुक, तो कहेंगे गिव मी ए बुक, यानी उम्मीद कर रहे हैं कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इतने का इसके साथ ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला चलते हैं, तो एक मीनिंग और पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब अगर हम कह दे आपसे कि इसमें मीनिंग दिया हो, एडवाइस सलाह करना, या कह दे एक मीनिंग और है, जैसे हम कह दे लेटस, लेटस का मतलब होता है आओ हम। जब आओ हम की बात कही जाएगी, तो उस स्थिति में अगर कोई आपसे कहे कि आओ हम पढ़े, आओ हम सोए, आओ हम दौड़े, आओ हम लिखे, तो उस स्थिति में क्या लगाइएगा, तो हम कहेंगे लेटस लगेगा। जैसे आओ हम पढ़े, आओ हम पत्र लिखे, आओ हम सड़क पर दौड़े। इस स्थिति में क्या होगा, तो कहेंगे लेटस का आओ हम का क्या हो जाएगा, लेटस, तो लेटस कहेंगे, और क्या करें, पढ़े, तो लेटस रीड।
लेट अस पूरे का मतलब होता है आओ हम, रीड माने पढ़े, लेट अस राइट ए लेटर, तो कहेंगे लेट अस राइट ए लेटर, तो इस स्थिति में कहेंगे लेट अस राइट ए लेटर। आओ हम सड़क पर दौड़े, तो फिर कहेंगे लेट अस, आओ हम रन ऑन द रोड हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इतनी बात हो सकती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों अगर हम कहें तो इंपरेटिव सेंटेंस आपका समाप्त होता है। इसमें आपको हमने ऑर्डर भी पढ़ा दिया, आदेश भी, रिक्वेस्ट भी और एडवाइस भी पढ़ा दिया, तो आसानी से यह बात समझ में आ रही होगी। अगर यह बात आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। आपके लिए लेकर के ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है कामना सूचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिया है जिसमें मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस को बताया है, और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब मैंने बताया था आज्ञा सूचक वाक्य। उसमें क्या होता था, किसी को ऑर्डर दिया जाता था, रिक्वेस्ट किया जाता था, एडवाइस दिया जाता था, तो वह इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता था। तो आज जो कह रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य या कामना सूचक वाक्य। हमने कहा था कि तीनों सेंटेंस ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम कह दें कि डेली रूटीन में जो प्रयोग किए जाते हैं वह शब्द, वही शब्द ये शब्द होते हैं। जैसे किसी के लिए इच्छा करेंगे कि वह पास हो जाए, वह श्राप देंगे कि वह गिर जाए, वह मर जाए, या वह अच्छे अंक प्राप्त करे परीक्षा में, ईश्वर करे कि वह अच्छे अंक प्राप्त करे, ईश्वर करे वह पास हो जाए। जब किसी की इच्छा या कह दे श्राप या आशीर्वाद का वर्णन किया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर करे वह दीर्घायु हो। जब किसी का बर्थडे वगैरह रहता है तो विश करते हैं, तो उस समय कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जब किसी के प्रति विश यानी इच्छा और डिजायर का वर्णन किया जाता है या ब्लेसिंग का वर्णन किया जाता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा इसका क्या कहता है। तो कह रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट विश और डिजायर, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस दैट मतलब बताता है, दैट की विश मने विश और डिजायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा को व्यक्त करता है। कर्स का मतलब होता है श्राप, किसी व्यक्ति के श्राप को व्यक्त करता है। एंड ब्लेसिंग माने आशीर्वाद इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। और इससे आसान परिभाषा आपके लिए नहीं हो सकता है। मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो कैसे होगा। हमने कहा था सिंपल तरीके से कि इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट क्या कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इतनी बात हमने आपको बताया था। इसमें कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स माने समाप्त होता है विथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग पर यानी खत्म होता है, यानी अंत में जो खत्म होता है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये आगे चलते हैं। अगर आगे कहें कि मान लीजिए एक मीनिंग हम आपको बता रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम आपको बताएंगे कि अगर कह दे एक शब्द मीनिंग में मतलब होता है ईश्वर करे, ईश्वर करे भी होता है, और में मने सकना भी होता है, और में मने मई का महीना भी होता है, मई का महीना भी होता है, और में मने बकरी की आवाज भी होती है, बकरी की आवाज भी होती है। तो इतना हम कह सकते होता है। अगर हम इसको बनाए और कहे कि अगर में मने ईश्वर करे भी होता है, सकना भी होता है, मई का महीना भी होता है और बकरी का आवाज भी होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर कहेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, में रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस अदर वर्ड कह दीजिए प्लस एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा दीजिए। तो हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल भी देखें तो एग्जाम्पल अगर कहेंगे तो अगर हम आपसे कहें कि अगर कह दे ईश्वर करे, ईश्वर करे वह पास हो जाए, या सफल हो जाए या पास हो जाए, पास हो जाए। इस स्थिति में बताइए हम इच्छा कर रहे हैं ना कि ईश्वर करे कि वह पास हो जाए,
जब हम इच्छा करेंगे किसी के प्रति तो कौन सा सेंटेंस होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। और डेली प्रतिदिन आप घर पर प्रयोग करते हैं, जैसे किसी मोहल्ले वाले झगड़ा हो जाए या किसी परिवार में झगड़ा हो जाए तो नहीं कहते श्राप देते कि ईश्वर करे कि वह मर जाए, ईश्वर करे कि वह उसका घर उजड़ जाए, चाहे जो कुछ भी कहते हैं तब प्रार्थना नहीं करें, श्राप देते हैं या इच्छा करते हैं या आशीर्वाद देते हैं, तो उस स्थिति में तब आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। अगर हम कहें ईश्वर करे वह पास हो जाए तो आप बताइए, हमने अभी बताया था कि सबसे पहले मीनिंग किसका रहेगा, तो मे का रहेगा। तो मे मीन्स क्या होता है, तो ईश्वर करे और फिर ही मने वह, अब पास हो जाए ही पास, बस कर दीजिए पास, यानी ईश्वर करे कि वह पास हो जाए। अब अगला कहे कि अगर मान लीजिए ईश्वर करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो, अच्छे अंक प्राप्त करो, तो ये भी तो इच्छा कर रहे हैं, ईश्वर करे कि तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। तो इस स्थिति में अगर हम कहेंगे तो कहेंगे मे मने ईश्वर करे, तो मे हो जाएगा यू गेट गुड मार्क इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं इस प्रकार होगा। अगर इसी प्रकार मान लीजिए अभी कह दे किसी को ईश्वर करे कि वह सफल हो जाए, मान लीजिए इसमें कह दे हम ईश्वर करे वह सफल हो जाए, सफल हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो आपको पता है जब ये कह रहा है तो कहेंगे इसमें ऐसा का चिन्ह लगाइएगा बाबू। अब कहेंगे ईश्वर करे वह सफल हो जाए, तो में ही सक्सेस हो जाएगा, हम इस स्थिति में कहेंगे तो में ही सक्सेस, तब भी यह कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी उम्मीद कर रही बात आपको समझ में आ रहा है, अगर पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो सब बात आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत। तो आइए हम देखते हैं, ये तो हमने कहा कि अगर किसी के प्रति इच्छा व्यक्त करेंगे, अगर किसी को श्राप देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो आइए देखते हैं अगर श्राप कोई देगा तो कैसे होगा। मान लीजिए अगर आप कहें कि ईश्वर करे, ईश्वर करे वह मर जाए, तो आप बताइए इस स्थिति में श्राप है कि नहीं है, या करे ईश्वर करे, या कहे कि ईश्वर करे वह भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, तो इस स्थिति में कह सकते हैं। तो कैसे कहेंगे, तो हम कह देंगे कि ईश्वर करे वह मर जाए, तो आप बताइए श्राप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो कहेंगे में माने ईश्वर करे ही डाई, वह मर जाए, तो ये भी हो जाएगा। ईश्वर करे वह भाड़ में जाए, तो कहेंगे में ही गो टू डॉग्स। आपको पता होगा इतना फ्रेज होता है और इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है भाड़ में जाना। या कोई आपसे कह दे ईश्वर करे कि वह नरक में जाए, ईश्वर करे कि वह फेल हो जाए, ईश्वर करे वह गिर जाए, तो ये सब चीजें अगर श्राप देंगे तब भी कौन सा सेंटेंस होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार हम आसानी से कह सकते हैं कि इस प्रकार रहेगा तो हम आसानी से बना सकते हैं और कह सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। आइए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर मान लीजिए शब्द आ जाए, जैसे कहे ईश्वर करे वह सफलता प्राप्त करे, तो आप बताइए में मने ईश्वर करे होगा ही गेट सक्सेस, तो सक्सेस हम कह देंगे, तो ईश्वर करे वह सफलता प्राप्त करे। हो सकता है कि आप कभी देखे होंगे कि जब कोई यात्रा करने जाता है या कहीं यात्रा पर जाता है तो लोग कहते हैं ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। आप भी बताइए वह इच्छा प्रकट करते हैं या आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते, कुछ तो करते हैं ना, तो उस स्थिति में उस सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार बनाएंगे। ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो कहेंगे मे मीन्स हो जाएगा ईश्वर करे मे you have a happy journey हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि may you have, यहाँ पर रखे हैप्पी जर्नी मतलब
मंगलमय यात्रा करें, यानी कहने का मतलब है रखेंगे तभी तो होगा, यानी रखने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब है आपका यात्रा मंगलमय हो, यानी मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। अगर कोई मान लीजिए कि अगर कभी न्यू ईयर आता है तो लोग कहते हैं ईश्वर करे आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, तो उस स्थिति में तो भी तो इच्छा प्रकट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं वो भी क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। हमने इससे पहले भी आपको बता दिया है कि जो भी सेंटेंस है आपके डेली रूटीन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से मिला करके बनता है। अगर आपका ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा तो उस स्थिति में आपको बोलचाल भाषा में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये देखते हैं अगला क्या कह रहा है, ईश्वर करे आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, तो कहेंगे मे मने ईश्वर करे, मे यू हैव थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, हैव हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर, समझ रहे होंगे। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुत से सेंटेंस है जिसको मैंने आपको बता दिया, किसी को आशीर्वाद श्राप देंगे तब भी क्या होगा, उस स्थिति में तो हम इतना सेंटेंस आपको बताए और इसमें एग्जांपल दिया, बहुत हमने बोल दिया कि मानिए किसी को हम श्राप दे दे, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, ईश्वर करे तुम गिर जाओ, ईश्वर करे तुम मर जाए, या कह दे ईश्वर करे उसका कुत्ता मर जाए। मान लीजिए ऐसे कह दे कोई, ईश्वर करे उसका कुत्ता मर जाए, आप बताइए ये श्राप है कि नहीं है। तो हम कहेंगे कि क्या, मे हिज डॉग, ईश्वर करे हिज डॉग डाई, यानी ईश्वर करे उसका कुत्ता मर जाए। तो इस स्थिति में आप बताइए होगा कि नहीं, ईश्वर करे वो नरक में जाए, ईश्वर करे वो गड्ढे में गिर जाए, ईश्वर करे वो छत पर से गिर जाए, ईश्वर करे उसका सर फट जाए, जो भी श्राप देंगे तो वो सब स्थितियां किसके थ्रू आता है, तो हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू आता है, कामना सूचक या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ रही है। तो यदि प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों आपके लिए लेकर के आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। इससे पहले मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस भी बता दिया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बता दिया है, जिसे इच्छा सूचक वाक्य और आज्ञा सूचक वाक्य हम कहा करते थे। तो आज हम आपको बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है और कैसे पहचानेंगे कि वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसका डिफिनेशन आइए हम देखते हैं कि इसका डिफिनेशन किस प्रकार देंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको इंपरेटिव बताया था, तो हमने कहा था इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट कमांड आर ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। और हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहा था यानी वो आज्ञा बताएगा, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करेंगे, सलाह देंगे, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इससे पहले मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बताया था, जिसमें कहा था हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट क्या, विश आर डिजायर कर्स एंड ब्लेसिंग, यानी आपको इच्छा को व्यक्त करेगा या श्राप को व्यक्त करेगा या किसी को आशीर्वाद देने की बात करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल में आप अंत तक, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगा समझने में। तो आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर डेफिनेशन होता है तो क्या होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। तो कह रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये कह रहा है ए सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट, यानी एक सेंटेंस बताता है क्या, कि सम सडन फीलिंग का मतलब ये होता है कि जो अचानक, सम माने कुछ, सडन माने अचानक, अब फीलिंग माने कह सकते हैं मनोभावना कह सकते हैं, जो अचानक मनोवृत्ति स्टार्ट होती है, यानी जो अचानक घटना घटती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सम सडन फीलिंग कहते हैं। आर इमोशन या फीलिंग हो या इमोशन हो इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम कहेंगे सम सडन फीलिंग का मतलब यह होता है कि जो चीज हम सोचे नहीं रहते हैं पहले से कि ऐसा करेंगे, अचानक कोई घटना घटता है और हम वैसा कर बैठते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मान लीजिए जैसे अगर आप घर से निकल रहे हैं
तो घर से जब निकल रहा है तो रास्ते में एक कार बहुत तेजी से आता है और आपके बगल से गुजरता है, तो कह रहे अरे बप्पा हम बच गए, ऐसा कहते हैं ना। तो जब कहते हैं तो आप बताइए, जब घर से चले थे तो क्या यह सोच के चले थे कि रास्ते में मैं जाऊंगा, मेरे बगल से कार गुजरेगी और मैं ये शब्द कहूंगा अरे बप्पा हम बच गए? ऐसा तो था नहीं। वो अचानक कार आई और बगल से गुजरी तो हमने कह दिया अरे बप्पा हम बच गए। तो जो अचानक घटना, सम सडन फीलिंग जो अचानक उत्पन्न होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम कह दे, एक तरीका और बता दे, तो मान लीजिए अगर हम कहे कि रास्ते में जा रहे हैं या घर पर है, चाहे कहीं जा रहे हैं, अचानक बहुत लंबा आदमी आपसे मिल जाएगा, तो कहेंगे कितना लंबा आदमी यह है। तो लंबा आदमी, आप बताइए क्या घर से सोच के चले थे क्या कि रास्ते में कोई लंबा आदमी मिलेगा, तो हम उसको कहेंगे कितना लंबा आदमी वह है। यह अचानक घटना घटा क्यों? क्योंकि आप रास्ते में जा रहे थे और कोई लंबा व्यक्ति आया और उसको देख करके अचानक मन से भावना निकली कितना लंबा आदमी है, यह है। ऐसे भी कह सकते हैं, मोटा छोटा पतला कैसा भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कितना मोटा आदमी हुआ है। क्या घर से यह सोच के चले थे क्या कि रास्ते में चलेंगे और कोई मिलेगा मोटा व्यक्ति, तो हम कहेंगे कितना मोटा आदमी है। ये तो अचानक मिला और अचानक मिला, हम अचानक कह दिए कि कितना मोटा आदमी वह है। तो जब कोई सम सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी हम ये कहेंगे जो अचानक घटना उठती है, यानी जो हम सोच के नहीं बैठे रहते हैं, अचानक जो होता है, हम उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब मान लीजिए एक ऐसा भी है, लास्ट एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बचने के चांस कितने परसेंट है? 10% है। 10% है। डॉक्टर ने कहा कि हम इसको बचा भी सकते, हो सकता है ये मर भी जाए, और अचानक उसका इलाज चल रहा था और अचानक डॉक्टर कहा था 1% मान लीजिए, 10% तो बहुत हो गया, 1% बचने का चांस है, तो अचानक वो बुढ़ा या व्यक्ति का हुआ बच गया, तो हम कहें आहा ये क्या हो गया, ठीक हो गया या बच गए, व्यक्ति बच गए। तो आप बताइए क्या सोच के यहाँ खड़े थे कि अभी वो ठीक होंगे और हम यह बात कहेंगे? ये तो अचानक बात हुआ कि वो जिंदा हो गए। अरे मर भी तो सकते थे कि हम यही कहेंगे कि वो बच गए, ये सोच के तो नहीं खड़े थे ना। वो अचानक ठीक हुए और अचानक मन से भाव निकला कि वो बच गए। तो जो अचानक घटना घटती है उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य। तो हम क्या कहेंगे? इस सेंटेंस माने एक सेंटेंस एक्सप्रेसिव दैट माने बताता है कि some sudden feeling, यानी some sudden feeling or emotion is called an exclamatory sentence। यानी उम्मीद करें ये बात समझ में आ रही होगी। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वो सब चीजें मैं आपको आज बता दूंगा जो इससे संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ मीनिंग है जिससे मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ मीनिंग है जिससे हम आपको बताते हैं, जो इसमें प्रयोग होगा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और मजेदार भी होने वाला है आपके लिए। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखिए किस प्रकार हम बता रहे हैं आपको। पहला कह रहा है हुर्रे। हुर्रे का मतलब होता है आहा, या हिप हिप हुर्रे का मतलब भी क्या होता है? आहा। तो हम कहेंगे एक्सप्रेस जॉय या डिलाइट। जॉय माने खुशी और डिलाइट माने भी कहते हैं खुशी। यानी कहीं पर अगर आहा का प्रयोग करना होगा तो वह किस लिए होगा? तो कहेंगे कोई आनंद या खुशी की बात होगी तो हम कहेंगे आहा। जैसे हम कह दे कि भारत मैच जीत गया तो हम कहेंगे आहा भारत मैच जीत गया, तो खुशी की बात है ना। जब खुशी की बात होगी तो हम कहेंगे आहा, यानी हुर्रे का प्रयोग करेंगे या हिप हिप हुर्रे का प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या होगा? खुशी होगी। अगर हम ऐसा होता है क्या कि अगर भारत मैच भी हार जाए और हम कहे क्या कि आहा भारत मैच हार गया, खुशी की बात तो है नहीं, इसलिए तब वहां पर आप क्या लगाइए? ओह लगाइएगा। लेकिन हुर्रे यानी हिप हिप हुर्रे यानी आहा का प्रयोग कहाँ कीजिएगा? तो जॉय या डिलाइट यानी खुशी और आनंद के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? आहा। अगर कह दे कि कोई बात होगा कि अगर कोई मरीज भर्ती है हॉस्पिटल में, कोई व्यक्ति भर्ती है तो कहेंगे अगर वो बच जाएगा तो कहेंगे आहा वह बच गया, तो हम कहेंगे इस प्रकार तो खुशी की बात है ना। अगर वह मर गया तो कहेंगे क्या? आहा वह मर गया, ऐसा तो कहेंगे नहीं, खुशी की बात तो है नहीं। इसीलिए हुर्रे और हिप हिप हुर्रे का प्रयोग तब कीजिएगा जब वो दर्शाएगा क्या? खुशी और आनंद दर्शाएगा, तब क्या प्रयोग कीजिएगा? आहा का प्रयोग कीजिएगा। अगला कह रहा है एक्सप्रेस सारो
या ग्रीप। सारो माने दुख, ग्रीप माने भी दुखी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे एलस। एलस का मतलब होता है ओह, या उप मतलब होता है ओह माने उप होता है, यानी एलस माने उप या ओह कह सकते हैं। दोनों में का प्रयोग ओह या उप होगा। अगर जैसे कह दे इसका प्रयोग दुख पर कीजिएगा, मान लीजिए कि कोई मर गया तो कहेंगे ओह वह मर गया, तो दुख की बात है ना, तो उस स्थिति में कहेंगे जब दुख की बात होगा तब हम क्या प्रयोग करेंगे, एलस का प्रयोग करेंगे या ओह का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा थोड़े ना कोई मर जाए और कहे आहा वह मर गया, तो दुख की बात है तो कहां से आहा लगेगा। जब दुख की बात होगी तो क्या लगाएंगे, एलस लगाएंगे। ओह वह अब नहीं रही, तो नहीं रही तो दुख की बात है तो वहां पर किसका प्रयोग कीजिएगा, एलस का प्रयोग कीजिएगा। अब अगला कह रहा है आपको कि शाबाश, प्रेज करना यानी वेल्डर माने प्रशंसा करना कह सकते हैं, प्रेज माने प्रशंसा करना। मान लीजिए ब्रेवो माने कहते शाबाश, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लड़का है या क्रिकेटर है, अब गया खेलने के लिए और 20 गेंद में वो मार के आ गया 100 रन, तो कहेंगे ना शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। तो जब किसी का प्रशंसा करना होगा तो किसका प्रयोग कीजिएगा, ब्रेवो का प्रयोग कीजिएगा। अगला कह रहा है गॉड हीवंस, हे राम, हाउ व्हाट ए माने कितना कितनी, यानी सरप्राइज जब रहेगा तो गॉड हीवंस या हाउ व्हाट ए प्रयोग करेंगे। जैसे कितना लंबा आदमी वह है तो चाहे हाउ चाहे वाट ए का प्रयोग करें। कितना पतला आदमी वह है तो हाउ या वाट ए का प्रयोग कीजिएगा। हे राम वह मर गया, तो हे राम वह मर गया सरप्राइज है ना, तो हे राम वह मर गया तो सरप्राइज है, तो क्या करेंगे तब इसका प्रयोग कीजिएगा। यानी जब सरप्राइज का प्रयोग होगा तो व्हाट ए या हाउ या गॉड हीवंस का प्रयोग कीजिएगा। अगला जो है आपके लिए कर हुस या हिस्ट। हुस या हिस्ट का मतलब होता है चुप। आप कोई गलती काम किए रहते हैं तो आपके घर के छोटे बड़े भाई जो रहते हैं वो देखे रहते हैं, तो जब मम्मी पापा आते तो उनसे बात बताते कि ऐसा ऐसा बात हुआ, तो आप कहते एकदम चुप हो जाओ, यानी चुप हो जाओ मत बताओ, तो उसको चुप करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हुस और हिस्ट का प्रयोग करेंगे। और हमने जब यह सेंटेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हमने कहा था जो डेली रूटीन में शब्द आप प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में आपको इन सब चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए इन सब चीजों को आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। जैसे कभी घर पर होते तो नहीं छोटे भाई को कहते चुप हो जाए एकदम बोलना मत, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, इन सब मीनिंगों का प्रयोग करेंगे। जैसे कितना खाना तुम खाते हो, तभी तो प्रयोग करेंगे इसका। हे राम वह मर गई, तब भी कहेंगे। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो ब्रेवो का प्रयोग। ओह उसका कुत्ता मर गया, तब भी तो कहेंगे एलस का प्रयोग। आहा भारत मैच जीत गया, तब भी हम कहेंगे कि क्या होगा, आहा का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है, पू। पू का मतलब होता है लानत होना या धिक्कार होना। जैसे कभी आप देखे कोई बच्चे कहते कि गांव में चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, अगर कोई काम कर दिया जाए और बड़ा व्यक्ति है और छोटा सा काम उसको दे दिया जाए, मान लीजिए 5 किलो वजन उठाने के लिए उसको कह दिया जाए और 5 किलो वजन नहीं उठा पाता तो कहेंगे पू। पू का मतलब कहेंगे लानत या धिक्कार है, तुम 5 किलो नहीं उठा पाए। तो उस स्थिति में उसको क्या करेंगे, पू करेंगे। यानी कहने का मतलब लानत है या धिक्कार है, उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कीजिएगा। अब आगे अगला हे मन अरे, नहीं कहते अरे ये कैसे हो गया, तो अचानक कहेंगे तब उसके लिए क्या कीजिएगा, हे का प्रयोग कीजिएगा। और अंत वाला जो है, हम इन सब चीजों को मैं एक एक एग्जाम्पल लिख करके बताऊंगा जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगा। इन चीजों को बनाने में भी मैं बता रहा हूं आपके लिए। तो कह रहे अगला जो है फाई। फाई 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 का मतलब होता है छी छी। अगर मान लीजिए कहीं गंदगी फैला हुआ है या कोई गंदा पानी, तो कह सकते हैं छी छी कितना गंदा पानी यह है, छी छी कितना गंदा यह रोड है। तो हम जब यह बात कह सकते हैं तो उस स्थिति में छी छी का मैंने क्या लिखिएगा, फाई फाई लिखिएगा। मान लीजिए आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते जा रहे, विद्यालय को जा रहे पढ़ने के लिए, और रास्ते में नगर पालिका का कूड़ा करकट ला करके डाल दिया है, अगर वहां पर फैला दिया है तो वहां पर नाक बंद करके जाते हैं और कहते हैं छी छी कितना मतलब बदबू आ रहा है, यही कह सकते हैं। तो वहां पर कहेंगे, तब स्थिति में हम कर सकते हैं छी छी का प्रयोग हम कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही है। अगर यह बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बच्चों आइए हम एक एक एग्जाम्पल इसका करके देखते हैं कि यह किस प्रकार होगा और हम किस प्रकार बनाएंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आइए हम अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार होगा।
आइए बच्चों एक एक एग्जाम्पल करके हम देखते हैं कि यह किस प्रकार बनेगा और एक एक चीजों को मैं प्रयोग करके आपको क्या करूंगा बताऊंगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो आइए एक एक एग्जाम्पल का प्रयोग करके हम क्या करते हैं देखते हैं। पहला कह रहा है आहा भारत मैच जीत गया। आहा भारत मैच जीत गया। आप बताइए भारत मैच जीत गया यह खुशी की बात है कि नहीं? तो खुशी की बात है तो हम कहेंगे तब सर हम किसका प्रयोग करेंगे? हुर्रे या हिप हिप हुर्रे का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वह प्रयोग तब किया जाता था जब क्या होता था, जॉय या डिलाइट हुआ करता था, तब किसका प्रयोग करते थे? हुर्रे का प्रयोग किया करते थे। तो हम कहेंगे हुर्रे है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर लगाइएगा। इंडिया ऑन द मैच, हम इतना कह सकते हैं। इस प्रकार हो जाएगा। अगला कर रहा है वो उसका कुत्ता मर गया। वो उसका कुत्ता मर गया। तो आप बताइए उसका कुत्ता मर गया ये दुख की बात है कि खुशी की बात है? तो हम कहेंगे दुख की बात है। तो ओह का मीनिंग क्या लगेगा? एलस लगाइएगा, चाहे ओह लगाइएगा। और एक बात और बता दें, हम यहाँ हिप हिप हुर्रे भी लगा देते तो गलती नहीं होता। तो आइए इसको देखते कैसे बनेगा। तो कहेंगे एलस, एलस का मतलब दुख की बात है। एलस his dog died, यानी उसका कुत्ता मर गया। अगर हम इसका अगला कहे तो अगला कहेंगे ओह वह अब नहीं रही, ये भी तो दुख की बात है। ओह वह अब नहीं रही। तो कहेंगे एलस शी इज नो मोर नाउ, यानी वह अब अधिक नहीं रही, इसका मतलब मर गई। ये कह सकते वह अब नहीं रही मतलब नहीं रही। शाबाश तुम अच्छा खेले। आप बताइए किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का हम प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि शाबाश तुम अच्छा खेले, तो उस स्थिति में बताइए तब हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे ब्रेवो। तो ये क्या लगेगा? ब्रेवो। अभी पिछला मीनिंग हमने लिखवाया तो आप देख सकते हैं, अगर नोट तैयार किए तो आप देख सकते हैं नोट में कि क्या है ब्रेवो। तो कहेंगे यू प्लेड वेल। तो हम कह सकते हैं ब्रेवो यू प्लेड वेल, इतना हो सकता है। अगला कह रहा है, इसका देखिएगा थोड़ा सा तरीका इसका अलग है। अलग ये है कितना लंबा आदमी वह है। इसको बनाने के लिए एक बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, कितना लंबा आदमी वह है। तो इस स्थिति में ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए एक बात का केयर किया जाता है, जो मीनिंग है उसका मीनिंग उसी के नीचे लिखा जाता है। जैसे हाउ मने कितना, यानी कितना लंबा, तो टाल हो जाएगा। आदमी मने मैन हो जाएगा, यानी इसका मीनिंग इसके नीचे, इसका मीनिंग इसके नीचे। ही मने वह हो जाएगा और ही इज मने का हो जाएगा है हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हाउ टाल मैन ही इज, यानी हम कह सकते हैं ऐसे सेंटेंसों को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो है मीनिंग उसका मीनिंग उसी के नीचे रहेगा। जैसे इसको बनाइए कितना मोटा आदमी वह है। अभी हमने कहा जो ये मीनिंग है उसका मीनिंग यहाँ तो व्हाट ए भी लिख सकते हैं। फैट मैन ही इज, तो इस प्रकार हो सकता है व्हाट ए फैट मैन ही इज। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं जो मीनिंग उसी के नीचे, जो मीनिंग उसी के नीचे, जो शब्द उसी के नीचे उसका मीनिंग लिखेगा। अगला कर कितना सुहावना मौसम है। तो कहेंगे हाउ प्लीजेंट वेदर इज। टुडे भी आएगा तो टुडे भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते कितना ठंडा मौसम आज है, कितना ठंडा पानी है, कितना ठंडा पानी है या कितना गर्म पानी है। ये कुछ भी आप कर सकते हैं जो डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं, आपको समस्या नहीं होगा। कितना तेज वह दौड़ता है। तो हम कहेंगे कितना तेज वह दौड़ता है। तो हम कहेंगे जानते हैं क्या, हाउ या व्हाट ये भी लिख सकते हैं। फास्ट ही रन्स, प्रेजेंट में तो बनाइएगा कोई भी, हाउ फास्ट ही रन्स, इतना कर सकते हैं। अगला कर कितना मूर्ख तुम हो। तो आप बताइए तभी तो कह सकते हैं कैसा सेंटेंस। तो हम कहेंगे इसके नीचे इसका मीनिंग सर, तो कहेंगे हाउ फूल यू आर। हाउ फूल यू आर, यानी कितना मूर्ख तुम हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आज आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और आपका कर दीजिएगा बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी आपके पास है वह जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।